क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि सब लोगों को पता है भाई, देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। इसमें पठन पाठन का बहुत ही समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन हम लोग भी ऑनलाइन माध्यम से आप लोग से जुड़ने का पूरा प्रयास किए हैं और अपनी जो क्रिया प्रणाली हम लोग भी उसमें परिवर्तन भी करते जा रहे हैं। इसलिए उसमें करते जा रहे हैं ताकि आप लोग के लिए भी हम अधिक से अधिक कार्य और सुगमता से कर सके। इसलिए बहुत सारे फॉर्मेट में भी परिवर्तन किए हैं। आज एक फॉर्मेट पुनः परिवर्तित करके आपके बीच में लेके आ रहे हैं। इसको मैं ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग इस पर ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे तो फिर हम ऑनलाइन भी आ जाएंगे। अभी तक हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, लेकिन उस सब्जेक्ट के साथ साथ एक चीज और जोड़ना चाह रहे हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट के होते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारी दुनिया में भारत में विविधताएं हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के ही होते हैं, लेकिन वो वर्तमान के करंट के होते हैं। इसलिए उसको कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। तो ऐसा ना हो ये भी मिस हो जाए, चूंकि हम लोग घरों में बैठे हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा नहीं है पूरी दुनिया रुकी हुई है। सारे इवेंट्स नेचुरली चल रहे हैं, लेकिन हमारी मानव की गतिविधियां जरूर रुकी हैं। तो इसलिए वो जो चीजें चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग को भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो इसलिए एक सीरीज हम चालू कर रहे हैं एग्रीकल्चर करंट्स या कृषि समसामयिकी। तो एग्रीकल्चर करंट्स या कृषि समसामयिकी में हम पिछले एक साल का पूरा करंट, मतलब 2021 मई के पहले 2020 के मई तक के बीच का जो करंट होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको ये एक सीरीज के रूप में आपके पास ले आए। तो उसी का एक अंश आपके पास हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये किन लोगों के लिए उपयोगी होगा ये भी हम आपको पहले बता दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी कंपटीशन का दे, आप स्टेट पीसीएस दे, आप शिक्षा अधिकारी दे, ठीक है, आप टीजीटी पीजीटी दे, ठीक है, आप उच्चतर शिक्षा सेवा प्रोफेसर का एग्जाम दे या UPSSC का एग्जाम दे, हर जगह एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन या तो ट्रेडिशनल या तो उसके करंट्स के इशू को लेकर के हमेशा रखे जाते हैं। तो सारे कंपटीटर को लिए ये उपयोगी होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नई सीरीज लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को सीधे ये लिखेंगे और उसके आंसर का पूरा डिस्क्रिप्शन भी हम आपको देते जाएंगे और इसको आप देखें, एंजॉय करें और फिर अपना कमेंट के माध्यम से हमें ये अवगत कराइएगा कि क्या इसको हम आगे बढ़ाएं और अगर आगे बढ़ाएं तो किस रूप में। आपका जो भी सुझाव होगा हमें कमेंट के रूप में दीजिएगा और उस कमेंट को हम लोग जो भी लगेगा कि ये आवश्यक है उसको आप समाहित करके फिर हम आगे इसे सुधार करके बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2021 के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम है। वर्ष 2021 के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम है। तो वर्ष 2021 के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या है? यही चीजें, चूंकि देखिए ये सबसे करंट की है तो हम यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, सीधे आंसर पे हम आएंगे और उससे संबंधित जो चीजें बातें होगी वो आपके सामने। तो जो इसका 2021 के विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम था वो क्या है? ठीक है, यहाँ पे सीधे हम आंसर लिखेंगे। इसका जो आंसर है दी ओशन आवर क्लाइमेट्स एंड वेदर। ठीक है, तो ये आपका क्या था? वर्ष 2021 के मौसम विज्ञान दिवस की मुख्य थीम है। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? दी ओशन आवर क्लाइमेट्स एंड वेदर। ठीक है, तो ये क्या है? वर्ष 2021 के विश्व मौसम विज्ञान दिवस की क्या है? थीम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे कभी कभी जो बात होगी ना विश्व के भारत में है देश की राष्ट्र की, तो यहां पर इस शब्द को ध्यान रखना होगा आपको। हम जो बात कर रहे हैं किसकी? विश्व मौसम विज्ञान की, राष्ट्रीय की बात नहीं, भारत की नहीं, किसकी? विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम की बात की जा रही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है फ्लोरिकल्चर मिशन किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? ठीक है,
फ्लोरिकल्चर मिशन। फ्लोरिकल्चर मिशन, फ्लोरिकल्चर मिशन को किस संस्था ने शुरू किया? ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर मिशन, अब आपको पता है मिशन एक लक्ष्य होता है, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर मिशन किसने शुरू किया है? वो कोई संस्था है, उस संस्था का हमें नाम बताना है। तो किसको शुरू किया है? CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्योंकि इसके बारे में हम लोग को बारे में जब भी फ्लोरिकल्चर की बात आएगी तो पता चलेगा या तो ICR होगा या IIHR होगा या NBRI होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हमारे जहन में यही बात आएगी। लेकिन अभी इसको फ्लोरिकल्चर मिशन को शुरू किसने किया है? CSIR ने हुआ है। ये चूंकि कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, इसलिए, और ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए ये चीजें आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है वर्ष 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन, भारत का कुल दुग्ध उत्पादन रहा, ठीक है। तो वर्ष 2019-20 में, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, बार बार जो दिक्कत आती है वो यहां पर आती है, ठीक है, किस वित्तीय वर्ष की बात होता है, ठीक है। तो वर्ष 2019-20 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन रहा, मतलब 2019-20 में भारत ने कुल कितना दूध उत्पादन किया, ये भी आपको, ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो 198.4 मिलियन टन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भारत में कितनी है, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराना है, ठीक है। उसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के आगे क्या है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है FAO, ठीक है, FAO ने किसे 2020 का ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया है? मतलब ट्री सिटी, ठीक है। हाँ, अब देखिए लिखा है क्वेश्चन, FAO ने वर्ष 2020, ठीक है, यहां आप चाहेंगे तो का भी लिख सकते हैं, वर्ष 2020 का ट्री सिटी, ठीक है, वर्ष 2020 का ट्री सिटी किसे घोषित किया गया, ठीक है। तो किसे घोषित किया गया? हैदराबाद। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारत का शहर है। कहां का है? भारत का। क्योंकि FAO अंतरराष्ट्रीय संस्था है, तो FAO अगर कोई बात करता है तो पूरे विश्व समुदाय की बात करता है, और वो विश्व समुदाय में पहला स्थान किसको घोषित, या किस सिटी को, किस शहर को घोषित किया? हैदराबाद को घोषित। इसका अर्थ क्या है कि वर्ष 2020 के दौरान किसी शहर में सबसे ज्यादा अगर वृक्षारोपण या वृक्ष को लगाया गया तो वो किस शहर में लगाया गया है? ठीक है, हैदराबाद में लगाया गया है। तो FAO एक आवरण या वृक्षारोपण को लेकर, वृक्ष के प्रति जागरूकता को लेकर शहरों को जागरूक करने के लिए एक वो नया उसको जो है वो दे रहा है, ठीक, स्थान दे रहा है, तो उसको ताकि लोग जान सके। तो ये स्थान किसको, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? हैदराबाद को प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है विश्व के कुल दलहन उत्पादन का विश्व के कुल दलहन उत्पादन का
भारत कितना करता है। ठीक है, लेकिन ये कब का है, ये डाटा हम लोग को जो देखेंगे 2019-20। ठीक है, मतलब वर्ष 2019-20 के दौरान विश्व के कुल दलहन उत्पादन में भारत की कितनी भागीदारी रही या हिस्सेदारी रही, ये कहने का अर्थ है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आपको 26% मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 26%। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन भारत में ही होता है, और कंजप्शन भी मतलब उपभोग, मतलब उत्पादन और उपभोग विश्व में सबसे ज्यादा दलहन का कहां होता है, भारत में होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर हम अपनी देश की स्थिति को ध्यान में रखें तो दुनिया के रैंकिंग के एग्रीकल्चर के संबंध में बहुत सारी चीजों का हम आकलन ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया में दलहन का चॉइस या दलहन का कंजप्शन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि मीट या अन्य नॉनवेज का होता है। ठीक है, हमारा देश एक धर्मों का बहुत बड़ा आंबार हमारे पास है, तो इसलिए दलहन पर सबसे ज्यादा जोर किसका रहता है, इंडिया का रहता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला है, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। सब्जियों के लिए, अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं एमएसपी, आपको पता होगा सब्जियों के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्जियों के लिए एमएसपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देश के लिए एमएसपी तो चलती है बहुत सारे खाद्यान्न के लिए। ठीक है, लाई जाती है, खासकर सीरियल्स जो ग्रेन्स की है। ठीक है, लेकिन वेजिटेबल के बारे में ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा है जिसने सब्जी के संबंध में भी एमएसपी को लेके आया है, तो वो कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम है केरला। ठीक है, तो भारत में सब्जियों के संबंध में एमएसपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, केरल है। ठीक है, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2021 को, ध्यान रखिएगा ये डेट, 27 फरवरी 2021 को, 27 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का थीम था। 27 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम थी। जो 27 फरवरी 2021 को भारत ने राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया, उसका मुख्य उद्देश्य या थीम क्या था। ठीक है, तो ये मुख्य थीम हम लोग को जानना है। तो मुख्य थीम था पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। क्या है, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की फूड में प्रोटीन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और जबकि हमें ये पता है कि किसी शरीर के निर्माण में सबसे प्रमुख भूमिका प्रोटीन की होती है, क्योंकि प्रोटीन में कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, भवन निर्माण सामग्री। अगर किसी शरीर में प्रोटीन की कमी है तो शरीर कभी भी स्वस्थ
नहीं रह सकती है। हमारे देश के खाद्यान्न में, आहार प्रणाली में प्रोटीन की काफी कमी है। इसीलिए देश को इसके प्रति जागरूक बनाने के लिए, सबल करने के लिए ये चीजें मनाई जाती है। और ये जो 2021 का राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम है वो क्या है? पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, आगे है मां कैंटीन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? मां कैंटीन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, देखिए चूंकि एग्रीकल्चर से संबंध है इसलिए इसको मैं लिया हूं। मां कैंटीन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, जहां भी चुनाव, हाल ही में चुनाव है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि जब चुनाव हुई है तो वहां पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी जो है तृणमूल कांग्रेस को मिली, कितना भाजपा को मिला। ठीक है, ये सारी चीजें देखिएगा। क्यों? क्योंकि करंट का इशू है और इस बार जो चुनाव हुआ है, या चुनाव नहीं, एक बहुत बड़ी महामारी में उसका योगदान देखने को मिल रहा। तो इसलिए बहुत सारे अपवाद आएंगे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया? एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान मतलब रिसर्च। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया? ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पशुओं से संबंधित है, तो यह खोला गया है आपका तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में भी अभी चुनाव हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी रखना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है इस क्रम में, किस राज्य सरकार ने मानव दूध बैंक खोला है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने मानव दूध बैंक खोला है? ठीक है, मानव दूध बैंक खोलने वाला भारत का पहला राज्य। भारत का, अगर इधर नहीं होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, भारत का पहला राज्य। ठीक है, ह्यूमन मिल्क। ठीक है, तो मानव दूध बैंक खोलने वाला भारत का पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक दुनिया में सब चीजें नहीं हो रही, लेकिन अब दुनिया में बहुत सारी चीजें, नई नई घटनाएं हो रही है जो हमारे आपसे जुड़ी हुई है, इससे सारी चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। उस राज्य का नाम है केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरल में भी चुनाव हुआ है। ठीक है, इसलिए इस पर आप जो है क्या करेंगे, पूरी जानकारी रखेंगे। पुनः मुख्यमंत्री कौन बना, किस पार्टी को कितना वोट मिला, वहां पर टोटल कितने सीटें हैं, ये चीजें आप देखिएगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है, किस राज्य ने गौ कैबिनेट की स्थापना की है? किस राज्य ने गौ कैबिनेट की स्थापना की है? ठीक है, किस राज्य ने गौ कैबिनेट की स्थापना की? गौ मतलब पशुधन, ठीक है। उनके लिए इसका मतलब विशेष रूप से एक कमेटी का गठन, गौ कैबिनेट। कैबिनेट मतलब क्या होता है भाई? मंत्रिपरिषद से बनती है, मंत्री में होती है, ठीक है, मंत्रालय में होती है। तो उसके लिए इसका मतलब मंत्रियों का कोई समूह गठित किया गया होगा ना, उसी को कहा। तो किस राज्य ने किया है? यह किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे फील्ड में इसका भी अपना नाम है, क्षेत्रफल के बारे में भी जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी आपको बताया था कि गौ बैंक के रूप में भी गौ के लिए एक नेशनल पार्क वहां पर, ठीक है, गौ पार्क। भारत का पहला गौ राष्ट्रीय पार्क कहां खोला गया? वो भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गौ कैबिनेट कहां पर स्थापित किया गया? वो भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। आइए अगला देखते हैं। आगे है लिखा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास को ब्रांड नाम दिया गया, या भारतीय कपास को किस ब्रांड नाम से जाना जाएगा? भारतीय कपास को किस ब्रांड नाम से जाना जाएगा? मतलब जो इंडियन कॉटन है उसका उस इंडियन कॉटन को का ब्रांड नेम क्या होगा? ठीक है, विश्व बाजार में इंडियन कॉटन को किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा कस्तूरी कपास, ठीक है। किस नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये यहां पे उसके बाद अब देखिएगा, इसको मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, इसको यहीं पर, चूंकि ये मैं आपको एक डेमो लेक्चर के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर ये चीजें आपको ऐसे चाहिए, या इसको मैं लाइव आकर के सीधे मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है, या इसको मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में, वो ऑब्जेक्टिव के रूप में फॉर्मेट में करूं, थोड़ा इस पे आप लोग अपना एक व्यू दीजिएगा, मुझे अपना एक सलाह दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के करंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको किस रूप में चाहिए, इस पर आप थोड़ा सलाह दीजिएगा, ठीक है। जैसा आप लोग सलाह देंगे उस पर हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ, ठीक है, एक विचार विमर्श करेंगे, और जो आपको आगे होगा, आगे के फॉर्मेट में उस रूप में आकर मैं पूरी सीरीज चला लूंगा, ठीक है। तो ये इसको हम यहीं पर विराम देंगे। तो जहां पर रहें आप लोग स्वस्थ रहें, कोविड के नियमों का पालन करते रहें, ठीक है, अपनों का ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।